तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक ऐसा टॉपिक आज लेता हूँ जो टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग हो और उसके बारे में किसी ना किसी को शायद एक्सप्लेन करना चाहिए, लोगों के साथ डिस्कस करना चाहिए, ताकि हमारे छोटे बच्चे और पेरेंट्स उनके ये बात को इम्पोर्टेंस दें। और इस चीज़ को अगर किसी बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है तो उसके साथ क्या क्या रिलेटेड कानून हैं, क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिससे आप बच्चे की हेल्प कर सकते हैं और ख़ुद को भी सेफ़ रख सकते हैं और बच्चे को भी सेफ़ रख सकते हैं। तो दोस्तों, बिना आपका ज़्यादा समय लिए हुए मैं आपको डायरेक्टली अपनी प्रेजेंटेशन पे लेके चलता हूँ। और मेरी जो आज का जो टॉपिक है वो शुरू होता है एक बहुत इमोशनल कहानी से। दोस्तों, कहानी ऐसी है कि एक माया नाम की लड़की थी, 12 साल की वो लड़की थी। उसे एक्चुअली इंटरनेट पर ना खेलना, वीडियो देखना बहुत ज़्यादा पसंद था। उसे छोटी छोटी बच्चों की जो गेम्स होती हैं वो इंटरनेट पे खेलती थी। आज की डेट में हर छोटा बच्चा इंटरनेट पे वैसी गेम्स खेल रहा है, और वीडियो देख रहा है, कॉमेडी देख रहा है, बहुत कुछ देख रहा है। तो एक दिन क्या हुआ कि सोशल मीडिया पर किसी एक्चुअली अजनबी इंसान ने उसे दोस्ती का एक मैसेज भेजा कि मुझे आपके साथ फ्रेंडशिप करनी है। छोटी बच्ची थी 12 साल की, लेकिन उसे इस तरह का मैसेज आया। माया ने अनजाने में या किसी भी इग्नोरेंस में या अपने बचपने में उस रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लिया। और धीरे धीरे क्या होने लगा दोस्तों कि उस लड़की ने, माया ने, उस इंसान से जिसने उसे रिक्वेस्ट भेजा था उससे बात करनी शुरू कर दी। तो क्या हुआ दोस्तों कि वो अजनबी उसे अपनी निजी बातों में, पर्सनल बातों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करने लग गया, अपनी पर्सनल चीज़ें उससे बताने लग गया, पर्सनल चीज़ें शेयर करने लग गया। और माया को भी वो उकसाने लगा कि वो भी उससे पर्सनल चीज़ें अपनी शेयर करे और पर्सनल बातें बताए। क्योंकि माया जो है छोटी छोटी, काफ़ी छोटी उसकी उम्र थी, तो उसे ज़्यादा पता नहीं था। और उसे अपनी कुछ फ़ोटो भी भेज दी। तो उसे ऐसा लगा कि चलो कोई नहीं, मेरा दोस्त है तो क्यों नहीं मैं इसके साथ अपनी फ़ोटो भी शेयर कर लेती हूँ। तो उस लड़की ने, माया ने, अपनी फ़ोटोज़ शेयर करनी शुरू कर दी, अपने घर की बातें बतानी शुरू कर दी। उसे ऐसा लगा कि मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है। तो दोस्तों, क्या हुआ, कहानी सुनते रहिएगा। कुछ दिन बाद क्या हुआ कि वो अजनबी दोस्तों अपना एक्चुअल रूप उसे दिखाने लगा। और उसने क्या किया, उसे, माया को धमकाने शुरू कर दिया। 12 साल की लड़की को अब उसने धमकाना शुरू कर दिया और कहने लगा कि अगर उसने अपनी फ़ोटो नहीं भेजी और तो वो क्या करेगा, इन फ़ोटो को सभी को दिखा देगा। अब वो क्या, उसे फोर्स करने लगा कि जो वो फ़ोटोज़ माया ने उसे भेजी थी, वो फ़ोटोज़ को उसने मैनिपुलेट किया, एडिट किया और माया के पास भेजा कि मेरे पास आपकी ये फ़ोटोज़ हैं और इन फ़ोटोज़ को जो है अब मैं आपका पब्लिक कर दूंगा, सोशल मीडिया में डाल दूंगा। तो माया बहुत डर गई। अब वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहने लगी, अकेले रहने लगी और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस हो गई। क्योंकि उसे लगा कि यार उसका एक छोटा सा कदम, उसने एक फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की थी, किसी की छोटी सी उम्र में कर ली थी, और उस पर विश्वास करके उसने उसके साथ अपनी पर्सनल फ़ोटो शेयर करी। और पर्सनल फ़ोटोज़ को जो है उस इंसान ने एडिट किया और एडिट करने के बाद उस बच्ची को धमकाने लग गया। अब क्या हो गया दोस्तों कि माया जो थी वो बहुत ही उदास रहने लगी और स्पेसिफिकली उसके माता पिता ने ये चीज़ नोटिस की। और माता पिता ने उसे एक दिन बिठाया और बोला, बेटा क्या बात है, तुम क्यों इस तरह से सहमी सहमी सी रहती हो, घबराई रहती हो। तो उसने जब अपने माता पिता ने उसे कॉन्फिडेंस में लिया, माता पिता ने उसे कहा कि अगर हमें नहीं बताओगी तो तुम किसे बताओगे। तो फाइनली उस माया ने वो सारी बात अपने माता पिता से साझा की और फिर उसके माता पिता ने इस चीज़ की सीरियसनेस को लिया और फिर उन्होंने क्या सोचा कि हमें इसमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए। उन्होंने उस पुलिस की मदद ली और उस अजनबी के खिलाफ जो है कार्रवाई जो है शुरू कर दी। दोस्तों, यह कहानी क्या बताती है कि बच्चों के साथ ना कभी भी कुछ हो सकता है। और स्पेसिफिकली माया जो है वो एक काल्पनिक, मैंने आपको एक स्टोरी बनाई है। ये माया कोई भी बच्ची हो सकती है, हमारे घर की माया भी हो सकती है, हमारे घर की बिटिया भी हो सकती है, जिसे कोई परेशान कर रहा हो या कर चुका हो या कर सकता है। तो दोस्तों, ये है जिसे कहते हैं चाइल्ड अब्यूज़। चाइल्ड अब्यूज़ यही होता है दोस्तों कि बच्चों को थ्रेटन किया जाता है, बच्चों को गलत तरीके से उन्हें यूज़ किया जाता है, अब्यूज़ किया जाता है उसे, और स्पेसिफिकली यूजिंग इंटरनेट मीडिया। तो दोस्तों, ये जो कहानी है ना, ये बताती है कि बच्चों के साथ क्या क्या हो सकता है अगर वो इंटरनेट का इस्तेमाल बिना सही जानकारी के कर रहे हैं ना, आपके बच्चे या हमारे बच्चे, तो वो एक बहुत बड़ी गहन समस्या में पड़ सकते हैं। और वो समस्या उनके लिए बहुत डेंजरस हो सकती है, जो कि उनका फ्यूचर भी ख़राब कर सकती है।
इसलिए दोस्तों मेरे हिसाब से बच्चों को इंटरनेट के सही इस्तेमाल की देना शिक्षा देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आपको बच्चों के साथ ओपन होना पड़ेगा, आपको बच्चों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उन्हें एजुकेट करना पड़ेगा कि इंटरनेट जो है वो एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी दो मुंही तलवार के जैसी है कि जो अच्छा भी कर सकती है और बुरा भी कर सकती है। आपको उनको स्टोरी के माध्यम से या मोटिवेशन के माध्यम से या किसी भी चीज़ से उन्हें एक्सप्रेस करना होगा, उन्हें बताना होगा कि जो इंटरनेट का यूसेज है वो एक डबल वे स्वॉर्ड के जैसे काम कर सकता है और बच्चों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। इसमें उनको स्पेसिफिकली इंटरनेट के सही इस्तेमाल की शिक्षा देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। दोस्तों अब आता हूँ मैं अपने एक्चुअल टॉपिक पे, जो मेरा आज का टॉपिक है वो है कि स्पेसिफिकली कि बच्चों का चाइल्ड अब्यूज़ ये इंटरनेट और मोबाइल की वजह से कैसे ज़्यादा प्रचलन में आ गया है। तो दोस्तों आजकल जो इंटरनेट है और जो मोबाइल फ़ोन है इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा आम हो चुका है, चाहे वो कितना भी अमीर हो, मॉडरेट फैमिली से हो या गरीब फैमिली से हो, सबके पास आज की डेट में मोबाइल है। और सारे के सारे मोबाइल जो हैं, अगर उनके घर में बच्चे हैं तो वो बच्चे अपने माता पिता का मोबाइल लेकर उस मोबाइल में या तो गेम खेलते हैं या इंटरनेट में बहुत कुछ करते हैं। जाने अनजाने में उनके सामने कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिससे शायद आप कभी भी अपने बच्चे के साथ साझा नहीं करना चाहते, आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे वो चीज़ को देखें। सो दोस्तों बच्चों के लिए ये पढ़ाई और खेल का बहुत बड़ा जरिया बन चुका है। बच्चे जो हैं मोबाइल को एज ए एजुकेशन टूल भी यूज़ कर रहे हैं और वही बच्चे इसे जो है एज ए प्लेइंग टूल भी यूज़ कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया है दोस्तों, फिजिकल प्ले जो है वो बिल्कुल मिनिमाइज हो चुका है और अब जो प्लेग्राउंड बन चुका है वो मोबाइल की छोटी सी 6 इंच की स्क्रीन बन चुकी है, जो उनका प्लेग्राउंड बन चुका है दोस्तों। लेकिन मैं ये चीज़ समझता हूँ कि इसके साथ बहुत सारे खतरे एसोसिएटेड हैं, जो कि मोबाइल के साथ एसोसिएटेड है, मोबाइल यूसेज के साथ एसोसिएटेड हैं। और कुछ लोग जो इंटरनेट का गलत इस्तेमाल करते हैं दोस्तों और बच्चों को इसका शिकार बनाते हैं, उन लोगों के लिए ये बच्चे बहुत ईजी टारगेट हैं। क्योंकि जो बच्चों को बहुत इजीली मोबाइल मिल रहा है और बच्चों के पास एक्सेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, बच्चे जो हैं स्पेसिफिकली मोबाइल के ऊपर डिपेंडेंट हैं। पढ़ाई के लिए तो है ही हैं, लेकिन वो अपनी खेल के लिए भी, आज की डेट में खेल और कूद, इसमें से कूद हट गया है, सिर्फ खेल बचा है। और खेल भी वो फिजिकल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उंगलियों का खेल है जो कि वो मोबाइल पे खेलते हैं। इसलिए दोस्तों इंटरनेट और मोबाइल का जो इस्तेमाल है बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन है और स्पेसिफिकली इससे मेरे हिसाब से उनकी एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है अगर इसका यूसेज बहुत ज़्यादा हो जाए और गलत तरीके से। बच्चों को नहीं पता सही है या गलत है। इसीलिए दोस्तों मेरा जो टॉपिक है चाइल्ड अब्यूज़, वो शुरुआत जो चाइल्ड अब्यूज़ की होती है मोस्टली वो मोबाइल उसका वन ऑफ द वेज है। मैं ये नहीं कहता चाइल्ड अब्यूज़ सिर्फ और सिर्फ मोबाइल से होता है, लेकिन मोबाइल वन ऑफ द वेज है। इसलिए मैं उसी पे आज फोकस करना चाहता हूँ, क्योंकि एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं सारा कवर नहीं कर सकता। इसलिए मैंने सोचा कि मैं सिर्फ और सिर्फ मोबाइल से कैसे चाइल्ड अब्यूज़ हो सकता है और क्या क्या इसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं उसको मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। दोस्तों इसके साथ इतने ज़्यादा और इतने ज़बरदस्त खतरे हैं कि कई बार छोटे बच्चे इस तरह के डिसीज़न ले लेते हैं जिसे कहते हैं सुसाइड। दोस्तों कोई नहीं चाहेगा कि कोई भी उनके घर का फैमिली मेंबर, छोटा बच्चा इस तरह के बारे में बात भी सोचे, करना तो बहुत दूर की बात है। तो दोस्तों ये जो लोग होते हैं ना, जिनकी इंटेंशन गलत होती है, ये इस तरह के छोटे बच्चों को ये टारगेट करते हैं और ढूंढते हैं इंटरनेट पे कि इस तरह के छोटे बच्चे उन्हें मिल जाएं जिनका वो इस्तेमाल कर सकें। दोस्तों ये जो बच्चे हैं उनका एक रियल टारगेट होते हैं और इन्हीं बच्चों को वो फोकस करते हैं। तो बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए दोस्तों हमें इन खतरों के बारे में जानना होगा, बच्चों के साथ साझा करना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा, उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि मोबाइल एक बहुत अच्छा टूल है, लेकिन ये दो मुंह तलवार के जैसा है। ये सामने वाले को भी काट सकता है और हमें भी काट सकता है। इसके बहुत अच्छे यूसेज भी हैं और यही चीज़ अगर गलत तरीके से यूज़ की जाए तो हमारी ज़िंदगी को फिजिकल, इमोशनल, फाइनेंशियल तरीके से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है। तो दोस्तों आगे चलते हैं और समझते हैं कि ऑनलाइन खतरों के स्पेसिफिकली मुख्य प्रकार क्या क्या हैं जो मोबाइल की वजह से हो सकते हैं। तो ऑनलाइन सबसे बड़ा जो इशू है मोबाइल का ऑनलाइन, वो है ऑनलाइन फ्रेंडशिप। आज की डेट में ऑनलाइन फ्रेंडशिप इतना इजी हो चुका है, इसके बड़े अलग अलग तरीके के ग्रुप्स हैं, बहुत सारे चैटिंग के मोड्स हैं और कुछ लोग जो हैं स्पेसिफिकली मैंने आपको जैसे बताया, इन ग्रुप्स में कुछ लोगों का मकसद ही ये होता है कि वो छोटे छोटे बच्चे, वो बच्चे जिन्हें एक्चुअली अभी कुछ पता नहीं है और वो इस दुनिया में
जस्ट कदम रखे हैं तो वो क्या करते हैं, उन बच्चों को टारगेट करते हैं, उनके साथ रिलेशनशिप बनाने का मैं बात कर रहा हूँ, दोस्ती का रिलेशनशिप। तो ये लोग जो हैं इंटरनेट पे बच्चों से दोस्ती करते हैं और उनका धीरे 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 भरोसा जीतते हैं, उनसे बात करते हैं, इधर उधर की बात करते हैं, उन्हें हंसाते हैं, उन्हें बहुत फन उनके साथ करते हैं, ताकि वो बच्चे जो हैं उनके साथ मतलब बहुत ज़्यादा मिक्सअप हो जाएं, घुल मिल जाएं, और फिर वे उनसे अपनी पर्सनल बातें शुरू करना साझा कर देते हैं। दोस्तों, उनसे उनकी वो फ़ोटो मांगते हैं, उनसे कहते हैं कि यार आप अपनी फ़ोटो भेजो, पर्सनल फ़ोटो भेजो, फैमिली फ़ोटो भेजो। और ये जो प्रोसेस है दोस्तों, इसे कहते हैं ग्रूमिंग। मैं रिपीट कर रहा हूँ, सबसे बड़ा आज की डेट में डेंजर है इंटरनेट की दुनिया में, वो है ग्रूमिंग का। अब आप कहेंगे ये दोस्तों, ये ग्रूमिंग क्या होती है? तो ग्रूमिंग का मतलब ये हो गया दोस्तों कि कुछ लोग जो इंटरनेट पर बच्चों से दोस्ती करने का इंटेंशन रखते हैं, वो इस तरह के बच्चों को टारगेट करते हैं, वो इस तरह के बच्चों को ढूंढते हैं, धीरे धीरे वो उनका भरोसा जीतते हैं और फिर उनसे वो पर्सनल बातें, निजी बातें करते हैं, उनसे वो पर्सनल फोटोग्राफ्स मंगवाते हैं, और यहीं पर सबसे पहले उनकी गलत इंटेंशन की शुरुआत होती है। इसे कहते हैं ग्रूमिंग। तो सबसे पहला स्टेप हो गया दोस्तों, जो ऑनलाइन खतरा है वो है ग्रूमिंग का। उसके बाद आता है दोस्तों सेकंड खतरा, शायद आपने बहुत बार सुना होगा, मुझे नहीं पता आपको एग्जैक्टली इसके बारे में कितना पता है, लेकिन दूसरा खतरा है, इसे कहते हैं साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग का मतलब हो गया दोस्तों ऑनलाइन लोगों को तंग करना, उन्हें स्ट्रेस देना, उन्हें परेशान करना, दैट इज कॉल्ड एज साइबर बुलिंग, जिसे ऑनलाइन तंग करना कहते हैं। याद रखिए दोस्तों, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जब कोई व्यक्ति जो है इंटरनेट पर किसी भी बच्चे को धमकाए, तंग करे, तो इसे साइबर बुलिंग कहते हैं, और इससे जो है बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा तनाव में आ जाते हैं दोस्तों, और उन्हें बहुत ही बुरा महसूस हो जाता है, और वो अपनी पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, अपने फैमिली में वो मिक्सअप नहीं हो पाते हैं, और इस तरह से वो बचपन में ही एक ऐसा शिकार बन जाते हैं डिप्रेशन का, कि वो डिप्रेशन अगर उस टाइम पे पकड़ा नहीं गया, वो चीज़ अगर टेक केयर नहीं की गई, तो वो एक बहुत बड़ा इशू बन सकता है बच्चों की ग्रोथ पर, बोथ फिजिकल, मेंटल और इमोशनल। तो दोस्तों, पहली चीज़ जो मैंने आपको बताई वो थी ग्रूमिंग, और दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई वो थी साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, जब कोई व्यक्ति इंटरनेट पर किसी बच्चे को भी धमकाए या तंग करे और उसे परेशान करे, उसे कहते हैं साइबर बुलिंग दोस्तों। और इससे बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं, और कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि बच्चे बहुत बड़ा कदम उठा लेते हैं, जो कि जिसे कहते हैं सुसाइड। ये हो गया दूसरा। अब आते हैं दोस्तों तीसरा, वो है गलत वेबसाइट का इस्तेमाल। बच्चों को एग्जैक्टली पता नहीं होता है, वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, लेकिन क्या होता है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उनकी सोसाइटी, वो स्कूल जाते हैं, आपस में बात करते हैं, तो आज की डेट में ये जो गलत वेबसाइट्स हैं ना, इसके बारे में बच्चे आपस में डिस्कस करते हैं, और कई बच्चे अनजाने में ऐसी वेबसाइट्स पर चले जाते हैं जो कि सेफ़ नहीं होती हैं, सुरक्षित नहीं होती हैं। और उससे क्या होता है दोस्तों, इनसे उनकी जानकारी चोरी हो सकती है, या उन्हें गलत चीज़ें दिखाई जा सकती है, या उनके साथ गलत चीज़ें की जा सकती हैं, जिसे कहते हैं ऑनलाइन टारगेटिंग, ऑनलाइन अब्यूज़। तो दोस्तों, ये जो गलत वेबसाइट का इस्तेमाल है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या ऐसे फैक्ट्स हैं जिस पे आपको फोकस करना चाहिए, जो स्पेसिफिकली हमें हेल्प करेगी कि बच्चों के साथ अब जब ओपनली डिस्कस करें तो वो बच्चे इस बारे में जानें। तो गलत वेबसाइट का इस्तेमाल जो है, मैंने जैसे आपको बताया कि कई बच्चे अनजाने में ऐसी वेबसाइट पर चले जाते हैं जो कि एब्सोल्युटली सेफ़ नहीं होती है, और उसकी जानकारी जो है वो चोरी करते हैं। वो इंटेंशनल लोग, वो लोग जो इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाना चाहते हैं, वो लोग इसका बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, ये तो हो गई 3 चीज़ें जो है ऑनलाइन खतरों के मेन कारण। अब आते हैं बच्चों की सुरक्षा के तरीके। हमारा रोल क्या हो जाता है, सोसाइटी का रोल क्या हो जाता है, माता पिता का रोल क्या हो जाता है बच्चों की ऑनलाइन सेफ्टी में। तो सबसे पहले दोस्तों, हम जानते हैं कि माता पिता की जो भूमिका होती है, रोल ऑफ पेरेंट्स ऑनलाइन सेफ्टी में बच्चों के लिए क्या हो सकता है। तो सबसे पहला है दोस्तों कि बच्चों को इंटरनेट का जो है ना सही इस्तेमाल करना हमें सिखाना चाहिए। हमें उन्हें ये बताना चाहिए कि इंटरनेट पे क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, क्योंकि बच्चों के लिए जो भी चीज़ आ रही है वो उनके लिए वो डिफरेंशिएट उसमें नहीं कर पाते। इसलिए उनको इंटरनेट का इस्तेमाल जो है ना बहुत
अच्छे से सिखाना होगा और उनके दोस्तों और उनसे वो क्या बात कर रहे हैं, ऑनलाइन कौन कौन से उनके दोस्त हैं और उनसे वो क्या डिस्कशन कर रहे हैं, क्या चीज़ वो देख रहे हैं, उस पर आपको नज़र रखनी पड़ेगी। स्पेसिफिकली दोस्तों आजकल बहुत सारे टूल्स आ चुके हैं जिन टूल्स की वजह से आप जब अपने बच्चे को मोबाइल देते हो तो आप काफ़ी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन्हें वो ब्लॉक कर सकते हो, जिसमें कुछ पॉर्न वेबसाइट्स भी आती हैं, कुछ इलीगल वेबसाइट्स भी आती हैं जो कि आपके बच्चे को गलत डायरेक्शन में ले जा सकती हैं। इसलिए एज ए पेरेंट ये हमारा रोल बनता है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है दोस्तों कि बच्चों को हम इस इंटरनेट का बहुत सही इस्तेमाल करना सिखाएं और उनके दोस्तों और किन दोस्तों से वो बात कर रहे हैं, क्या वो बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों को हम ट्रैक करें। तो दोस्तों हमें ये बताना पड़ेगा बच्चों को कि उन्हें किस अजनबी से ऑनलाइन बात करनी चाहिए और किससे नहीं करनी चाहिए, क्या चीज़ उनके लिए सही है, क्या चीज़ नहीं है, क्या चीज़ उनको देखनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं देखनी चाहिए। ये चीज़ में माँ बाप का रोल बहुत ज़्यादा हो जाता है दोस्तों, क्योंकि अगर आप आज अपने बच्चे के साथ डिस्कस नहीं करेंगे, पॉसिबली वो गलत चीज़ को देखेगा और शायद गलत तरीके से उसे यूज़ करेगा और बाद में हो सकता है वो प्रॉब्लम में फंस जाए। दोस्तों जैसे मैंने आपको शुरुआत की थी इस वीडियो की माया से, माया भी कुछ ऐसे ही बिना किसी की हेल्प लिए हुए बस घुसती गई, ये इंटरनेट के दलदल में घुसती गई और फाइनली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गई। तो दोस्तों अब आते हैं माता पिता की जो रोल है, इसके बाद अब किसका रोल आता है। इसके बाद जो दूसरा रोल आता है वो है स्कूल का। उसमें जो शिक्षक हैं, जो टीचर्स हैं दोस्तों, उन टीचर्स की जो रोल है, भूमिका, वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। मेरे हिसाब से स्कूलों में दोस्तों बच्चों को साइबर सुरक्षा के बारे में अवगत करवाना चाहिए, उन्हें साइबर सुरक्षा के बारे में बताना चाहिए और इस तरह के मेरे हिसाब से 6 महीने, 8 महीने, साल में बच्चों को स्कूल में इस तरह के आउटसोर्स कैंप होने चाहिए जहाँ पे उन्हें ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में बताया जा सके। और इसमें सबसे बड़ा रोल होगा वो होगा टीचर्स का। तो स्कूलों में बच्चों को साइबर सुरक्षा के बारे में जितना ज़्यादा बताया जा सके बताना चाहिए और एग्जाम्पल से बताना चाहिए, क्योंकि बच्चों को ना एग्जाम्पल से दी गई चीज़ बहुत अच्छे से समझ आती है। बच्चों को ऑनलाइन सुरक्षा कैसे वो सुरक्षित रह सकते हैं, क्या ऑनलाइन सुरक्षा का महत्व है, ये सारी चीज़ें बच्चों को बतानी चाहिए और इसमें जो है टीचर्स का बहुत बड़ा रोल आता है। तो पहला रोल हो गया दोस्तों पेरेंट्स का, दूसरा रोल हो गया टीचर्स का। अब चलते हैं दोस्तों बच्चों के लिए सुलह। बच्चों का खुद का भी रोल होता है कि बच्चों को हमें ये चीज़ बतानी चाहिए दोस्तों कि कोई भी अजनबी अगर आपसे ऑनलाइन बात करता है या बात करने की कोशिश करता है या आपके साथ इंटरेक्ट करने के लिए आपके साथ एक कम्युनिकेशन में आने के लिए फोर्स करता है, तो उसको आपको ज़रूर अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करना चाहिए। और किसी भी जो कहते हैं ना, किसी भी गलत बातचीत अगर कोई कर रहा है आपके साथ, बच्चों के साथ, ये बच्चों का रोल है। अगर मेरा वीडियो बच्चे देख रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि कोई भी चीज़ जो आपको लगे कि ये सही नहीं है, क्योंकि बच्चे भी पहचान लेते हैं कि क्या चीज़ सही है या क्या चीज़ गलत नहीं है। तो अगर उन्हें कहीं लगे कि कोई गलत बात कर रहा है आपके साथ, तो आपका रोल बन जाता है कि आप अपने माता पिता को तुरंत उस चीज़ को बताएं। आप इमीडिएटली अपने माता पिता जी को नोटिस में लेके आएँ कि ये चीज़ आपके साथ हो रही है। तो तीसरी चीज़ आती है बच्चों की अपनी निजी जानकारी, जैसे कि आपकी खुद की फ़ोटोग्राफ्स हो गई, आपका फ़ोन नंबर हो गया या कोई भी ऐसा पासवर्ड जो आप यूज़ करते हैं, इसे आप किसी भी अनजान इंसान को ना दें। तो पहला हो गया पेरेंट्स के लिए, दूसरा हो गया टीचर्स के लिए और तीसरा हो गया दोस्त बच्चों के लिए। क्योंकि बच्चे भी अगर मेरा वीडियो सुन रहे हैं तो उन्हें मेरे हिसाब से, अगर नहीं भी सुन रहे हैं तो पेरेंट्स भी आप बच्चों को बता सकते हैं कि बच्चों को किसी भी गलत इंसान के साथ जिसकी इंटेंशन उन्हें कभी भी लगता है गलत है, उसको इन्फॉर्म करना चाहिए पेरेंट्स को। और दूसरा, कोई भी पर्सनल अपनी फ़ोटोग्राफ, कोई भी अपना पर्सनल फ़ोन नंबर या कोई भी अपना पर्सनल पासवर्ड वेबसाइट का या कोई भी ईमेल का किसी के साथ भी साझा नहीं करना चाहिए। दोस्तों ये तो 3 चीज़ें हो गई कि कैसे हम डूज एंड डोंट्स में कर सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ पे लेके चलता हूँ जो कि है इसके एसोसिएटेड लॉस, कि इंडिया में, भारत में बच्चों की सुरक्षा के लिए क्या क्या कानून हैं और क्या क्या ये जो कानून हैं हमारे बच्चों को एज ए पेरेंट हमें पता होने चाहिए और कैसे एज ए नॉट इवन एज ए पेरेंट बट एज अ सोसाइटी मेंबर हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि भारत में बच्चों की सुरक्षा को लेकर क्या क्या कानून है। तो पहला जो कानून है दोस्तों वो है पास्को, जिसको कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल अब्यूज़ एंड ऑफेंस। ये जो पॉस्को कानून है 2012 में दोस्तों ये कानून बना था और ये कानून जो है बच्चों का यौन शोषण जो होता है, जो भी होता है, उस यौन शोषण को बचाने के लिए बनाया गया था, ताकि इस यौन शोषण को बिल्कुल बंद किया जा सके। और इस कानून को इतना इन्होंने स्ट्रॉन्ग रखा है, इसके तहत जो भी
बच्चे का शोषण करता है दोस्तों, उसे बहुत कड़ी सज़ा का प्रावधान है। तो ये जो पास्को एक्ट 2012 बनाया था, इसका पर्पज़ ही यही था कि बच्चों को, जो भी उन बच्चों के लिए यौन शोषण हो रहा है, उस यौन शोषण से बचाने के लिए उनको किसी भी गलत तरीके की इंटेंशन रखने वाले इंसान जिसने उसके साथ कोई भी फिज़िकल इमोशनल तरीके से उसे इम्पैक्ट करने की कोशिश की है, उसे कड़ी सज़ा की जो है प्रावधान रखा गया है। यह है पास्को कानून 2012। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है आईटी एक्ट 2000। ये जो आईटी एक्ट है दोस्तों, ये कानून एक्चुअली साइबर अपराध से बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है कि किसी भी तरह का अगर बच्चों के साथ कोई साइबर अपराध करता है, तो उसमें ऑनलाइन शोषण करता है या गलत सामग्री फैलाने की कोशिश करता है उन बच्चों को यूज़ करके, तो उसके लिए इसमें सज़ा का प्रावधान है। तो पहला हो गया दोस्तों पास्को कानून 2012, उसके बाद हो गया आईटी एक्ट 2000। ये कानून का जो स्पेसिफिक पर्पज़ यही है दोस्तों कि किसी भी माध्यम से अगर बच्चों की सुरक्षा पे कोई भी इम्पैक्ट करता है, ऑनलाइन शोषण करता है या कोई भी गलत सामग्री बच्चों से रिलेटेड फैलाने की कोशिश करता है, तो वो आईटी एक्ट 2000 के तहत सज़ा का जो है कड़ी सज़ा जो है इसके लिए एप्लीकेबल है। अब चलते हैं दोस्तों थर्ड एक्ट जो कि पास्को के बाद आता है, आईटी एक्ट के बाद आता है, वो है आपका भारतीय दंड संहिता की धारा 292। ये जो धारा 292 है दोस्तों, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बच्चों को सेक्सुअल ऑफेंस से बचाने के लिए बनाया गया है। और यह धारा जो है ना, इसके अंदर अश्लील सामग्री जो कि कोई भी ऐसा इंसान जो इसे प्रचार कर रहा है, बच्चों के साथ शेयर कर रहा है, बच्चों को दिखा रहा है, बच्चों को जो है अश्लील सामग्री उनके तक पहुंचा रहा है, उनको दे रहा है या किसी भी माध्यम से दिखा रहा है, तो ये धारा जो है धारा 292 ये एप्लीकेबल हो जाती है कि वो इंसान जो इस तरह की अश्लील सामग्री बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, उनके साथ साझा कर रहा है, उनको शेयर कर रहा है, अश्लील सामग्री को उनको दिखा रहा है, तो ये उस पर्टिकुलर सेक्शन में सज़ा का प्रावधान है। तो पहला मैंने जैसे आपको बताया पास्को, दूसरा आईटी एक्ट, तीसरा हो गया आपका धारा 292। उसके बाद दोस्तों यूनिसेफ ने और इंटरपोल ने ये किया कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया बच्चों की सुरक्षा के लिए, और ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है जिसका नाम है यूनिसेफ और इंटरपोल। इस संगठन का जो दुनिया में बहुत ज़्यादा रोल है और ये स्पेसिफिकली बाल सुरक्षा के लिए अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, जागरूकता फैलाते हैं और कानून व्यवस्था का पालन करवाते हैं। जो यूनिसेफ और इंटरपोल जो ये सोसाइटीज़ हैं, ये बनी इसलिए हैं क्योंकि वैश्विक रूप पे बच्चों को सुरक्षा दी जा सके। ये एक अंतर्राष्ट्रीय सोसाइटी है जिसमें बच्चों की सुरक्षा के लिए ये लोग काम करते हैं, और देश विदेश में अलग अलग इनके नॉर्म्स हैं, अलग अलग तरीके से ये एजुकेशनल मोड से और डिफरेंट मोड से अवेयरनेस फैलाने का काम करते हैं, अवेयरनेस क्रिएट करने का काम करते हैं, जिसे यूनिसेफ और इंटरपोल के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये है ग्लोबल लेवल पे बच्चों की सुरक्षा के लिए जो सोसाइटीज़ हैं। उसके बाद आता है दोस्तों नेक्स्ट, दैट इज संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार, जिसे CRC भी कहते हैं। दोस्तों ये जो है ना, ये अंतर्राष्ट्रीय कानून है बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा को लेकर बनाया गया है, क्योंकि कई बार क्या होता है हर कंट्री के अलग अलग कानून हैं, लेकिन ये जो एक एक्ट ऐसा कानून है जिसे CRC कानून कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार कानून कहते हैं। और ये जो कानून है दोस्तों, एक अंतर्राष्ट्रीय कानून है जो कि बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, बच्चों के अधिकारों को दिलाने के लिए बनाया गया है, और इसके तहत दोस्तों दुनिया के सभी देश बच्चों की सुरक्षा और उनके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए बाध्य हैं। मतलब क्या कि ये जो नॉर्म है जो संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार ने बनाए हैं, CRC ने बनाए, इसको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। आपकी कंट्री के क्या रूल हैं उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये जो संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार है इसके लिए हर कंट्री जो है बाध्य है, हर कंट्री को ये चीज़ को सुनिश्चित करना पड़ेगा, जो उनके रूल्स हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये ग्लोबल लेवल पे दोस्तों यूनिसेफ, इंटरपोल, संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार, CRC, इस तरह की संस्थाएं हैं जो कि बच्चों को सेफ करने के लिए, बच्चों की सेफ्टी के लिए ग्लोबल लेवल पे काम करती हैं। अब आता है दोस्तों, इस तरह से अगर कोई बच्चा इम्पैक्ट हो गया है, अगर उसका चाइल्ड अब्यूज़ हुआ है या किसी भी तरह से उस बच्चे का कोई शोषण हुआ है, मे बी इंटरनेट के माध्यम से, तो दोस्तों उन्हें कैसे रिहेबिलिटेट किया जा सकते हैं। रिहेबिलिटेशन को हिंदी में कहते हैं दोस्तों पुनर्वास।
और उनकी कैसे सहायता किया जा सकता है। तो ये पुनर्वास और जो सहायता है इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इस तरह के बच्चे जिनके साथ सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है या चाइल्ड अब्यूज़ हुआ है या ऑनलाइन किसी तरह का अब्यूज़ हुआ है, तो इस तरह के बच्चे जो हैं, अगर कोई भी बच्चा साइबर शोषण, क्योंकि मेरा जो फोकस आज का जो चाइल्ड अब्यूज़ का है वो रिलेटेड टू मोबाइल है, रिलेटेड टू इंटरनेट यूसेज है। तो अगर कोई भी बच्चा साइबर शोषण का दोस्तों शिकार हो चुका है या तो उसे मानसिक और भावनात्मक रूप से मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और उन्हें सही डायरेक्शन, सही परामर्श या सहयोग अगर ना मिले तो उससे वो बहुत इस तरह के जो स्ट्रेस को झेल नहीं पाते हैं और उससे वो बाहर नहीं निकल पाते हैं। इसलिए दोस्तों रिहैबिलिटेशन एंड सपोर्ट ग्रुप, जिसे पुनर्वास और सहायता ग्रुप कहते हैं, यहाँ पे क्या है कि कोई भी बच्चा जिसका किसी भी तरह से साइबर शोषण हुआ है दोस्तों, उसका मेंटल, फिजिकल, इमोशनल अगर उसको कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है तो उसे सही सपोर्ट, सही पुनर्वास जिसे रिहैबिलिटेशन कहते हैं वो मिलना चाहिए। इसीलिए दोस्तों ये रिहैबिलिटेशन एंड सपोर्ट ग्रुप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है चाइल्ड अब्यूज़ के केस में, जब वो सोशल इंटरेक्शन से या इंटरनेट के इश्यू की वजह से जो है उनका शोषण हुआ हो। दोस्तों याद रखिए कि बच्चों को जो है ना मेंटल तौर पर, मानसिक तौर पर हमें मजबूत बनाना है और उसके लिए सलाह समर्थन हमें उनको देना पड़ेगा, उन्हें समय समय पर गाइड करना पड़ेगा। और इसमें आपका, मेरा, हम सबका, माता पिता का, बड़ों का बहुत ज़्यादा रोल आ जाता है कि हम उन्हें समझाएं कि चाइल्ड अब्यूज़ क्या होता है और कैसे इंटरनेट इसमें रोल प्ले करता है। इसके अलावा दोस्तों हमारा जो परिवार है, हमारा समाज है, इसका सहयोग भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेरे हिसाब से हमें सबको मिलकर चलना पड़ेगा और एटलीस्ट हम यही रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें कि हमारे घर के जो बच्चे हैं या हमारे जो फैमिली मेम्बर्स के बच्चे हैं, उन तक हम ये क्या इंटरनेट के बेनिफिट्स हैं, क्या डिमेरिट्स हैं, ये अगर हम अपने बच्चों को नहीं समझाते हैं, नहीं उनके साथ डिस्कस करते हैं, तो शायद लॉन्ग टर्म में बच्चों के लिए और हमारे लिए ये बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर सकता है। दोस्तों मैं अब आपको ओवरऑल इसकी समरी बताता हूँ, निष्कर्ष बताता हूँ और जीवन सिखाने वाला एक मैसेज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। याद रखिए दोस्तों कि बच्चों की जो सुरक्षा है ना, ये मेरी, आपकी या किसी अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सब की जिम्मेदारी है। बच्चों की सुरक्षा सभी को उतनी ही इक्वली हम उसके लिए जिम्मेदार हैं जितना कि मैं अपने बच्चे के लिए जिम्मेदार हूँ। हमें ये चीज़ सुनिश्चित करनी पड़ेगी, ये चीज़ इंश्योर करनी पड़ेगी दोस्तों कि हमारे जो बच्चे हैं वो इंटरनेट का सही इस्तेमाल कर रहे हैं और गलत चीज़ों से दूर रह रहे हैं। मेरे हिसाब से हमें बच्चों के साथ थोड़ा सा ओपन होना पड़ेगा, उन्हें साइबर अपराधों के बारे में बताना पड़ेगा और उन्हें बताना पड़ेगा कि इंटरनेट जो है एक ऐसी चीज़ है जो आपको सही रास्ते पर भी ले जा सकती है और यही इंटरनेट आपको इतना गलत रास्ते पर ले जा सकती है कि आपका पूरा का पूरा फ्यूचर ख़राब हो जाए। तो ये चीज़ के लिए हमें बच्चों के साथ ओपन होना पड़ेगा। साइबर अपराधों से स्पेसिफिकली ये जो इंटरनेट में फिशिंग जो मैंने आपको बताया, इस तरह के लोग जिनकी इंटेंशन ही बच्चों को कैप्चर करना है, उसके बारे में बच्चों के साथ ओपनली बात करनी पड़ेगी। और अपने बच्चों को ऑनलाइन हमारे बच्चे जो भी ऑनलाइन वो काम कर रहे हैं उस पर हमें नज़र रखनी है और उसे देखना है, सही सही समय पर बार बार हमें नोटिस करना है कि वो कौन कौन सी वेबसाइट्स पे जाते हैं। इसके लिए आप लॉक भी लगा सकते हो, लेकिन अगर आपने लॉक नहीं लगाया तो आपको इतना कैजुअल अप्रोच नहीं लेनी है कि बच्चे हैं कोई बात नहीं। यही बच्चे अगर गलत जगह पे चले गए दोस्तों तो शायद ये आपके लिए फिजिकल, इमोशनल और फाइनेंशियल तरीके से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकते हैं। और आपके बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियाँ अगर आपने इग्नोर कर दी, आपने सोचा कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है। आज की डेट में 3, 4 साल, 5 साल वाला बच्चा भी इंटरनेट यूज़ कर रहा है, उसे नहीं पता कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है। वो कोई भी वेबसाइट पे क्लिक कर सकता है और कोई भी पेज उसके सामने खुल सकता है, तो वो चीज़ उसे सरप्राइज कर सकती है कि ये क्या है। और उसे सही समय पर अगर हमने नहीं समझाया तो शायद फिर बाद में बहुत देर हो जाएगी दोस्तों। और इंटरनेट, उसे हमें बताना पड़ेगा कि ये चीज़ को हम अच्छे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और ये चीज़ को हम ये चीज़ हमें दलदल के जैसे भी यूज़ कर सकती है। तो इसका इस्तेमाल जो है वो हमें बच्चों को पूरा का पूरा बताना पड़ेगा। और मैंने जैसे आपको माया की स्टोरी से शुरुआत की थी कि माया जो 12 साल की लड़की थी दोस्तों, वो भी इंटरनेट पे ऐसे ही गई थी। माँ बाप ने सोचा कि वो तो गेम खेल रही है। एक दिन गेम खेलते खेलते एक उसको क्लिक हुआ, मैसेज आया, उसने उस मैसेज पे क्लिक किया, उससे किसी ने सोशल मीडिया पे फ्रेंडशिप कर ली, फिर बाद में वो काफ़ी क्लोज हो गया। करते करते दोस्तों उसने माया से उसकी पर्सनल फ़ोटोज़ मांगी, पर्सनल फ़ोटो माया ने शेयर कर दी, उन फ़ोटोज़ को उसने एडिट किया। फाइनली माया को जब उसने थ्रेटन करना शुरू कर दिया, माया को उसने धमकाना शुरू कर दिया और माया डिप्रेशन में चली गई।
यही माया हो सकता है दोस्तों। ये तो मेरी इमेजिनेटरी कहानी है, लेकिन ये माया आपके घर में, मेरे घर में भी हो सकती है। ये मेल भी हो सकता है, मेल बच्चा भी हो सकता है, फीमेल बच्चा भी हो सकता है। ये तो सही समय पर अगर माँ बाप ने उसे कैप्चर कर लिया, समझ लिया, तो दोस्तों अच्छी बात है। अदरवाइज कई बार ऐसा हो जाता है कि बच्चा अंदर ही अंदर ख़त्म हो जाता है और बच्चा एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में घुस जाता है। तो इस चीज़ का जो यूज़ है, ऑनलाइन खतरा, जैसे मैं आपको पूरा का पूरा बताने की कोशिश करता हूँ। जो मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन दोस्त, जिसे ग्रूमिंग कहते हैं, इस पे बच्चों को आपको समझाना पड़ेगा कि किसी भी इंसान पे जिसको आप नहीं जानते, आप उससे मत बात करिए ऑनलाइन में और उससे अपना फ्रेंड ना बनाइए। दूसरा, साइबर बुलिंग के बारे में उन्हें बताइए कि साइबर बुलिंग क्या होती है, कि लोग आपको यूज़ करते हैं फिर बाद में थ्रेटन करते हैं। तीसरा, गलत वेबसाइट के बारे में आप उन्हें बताइए कि गलत वेबसाइट जो होती है वो आपको सही डायरेक्शन में नहीं लेके जाएगी, वो आपको गलत डायरेक्शन में लेके जाएगी। चौथा, बच्चों की जो सुरक्षा है उसके लिए हमारा एज ए पेरेंट बहुत बड़ा रोल होता है दोस्तों। दूसरा, टीचर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। स्कूल्स में इसकी एजुकेशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और चौथा, बच्चों के लिए खुद उन्हें भी ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी ऐसी चीज़ वो पर्सनल लेवल पे ना शेयर करें। फिर मैंने आपको इसके से रिलेटेड जो एसोसिएटेड लॉज हैं जो इंडिया में हैं और ग्लोबल हैं, वो मैंने आपको बताया। पहला मैंने आपको बताया पास्को एक्ट 2012। पास्को एक्ट में मैंने आपको बताया कि कोई भी बच्चे के साथ अगर गलत करने की कोशिश करे, बच्चे के साथ किसी भी तरह का शोषण करने की कोशिश करे, तो वो एक कड़ी सज़ा का पात्र होता है। फिर मैंने आपको बताया IT एक्ट 2000। इस एक्ट के अंदर कोई भी ऑनलाइन तरीके से गलत सामग्री बच्चों के इसको फैलाने की कोशिश करता है, उनके साथ शेयर करने की कोशिश करता है, तो उसे वो भी सज़ा का पात्र है। फिर मैंने आपको सेक्शन 292 के बारे में बताया कि ये जो सेक्शन 292 है, इसमें अश्लील सामग्री के जो प्रकार हैं, उन्हें गलत तरीके से फैलाते हैं जो लोग, उसके ऊपर जो सज़ा का प्रावधान सेक्शन 292 में आता है। फिर कौन कौन सी एसोसिएशंस हैं जो ग्लोब में इस पे काम कर रही हैं, चाइल्ड सुरक्षा पे काम कर रही हैं। पहली होगी यूनिसेफ, दूसरी होगी इंटरपोल, और तीसरा जो एक ग्लोबल राइट है बच्चों का, वो हमारे देश में क्या कानून है क्या नहीं है उसका कोई लेना देना नहीं, वो इंटरनेशनल राइट है बच्चों को, जो CRC ने बनाया है, संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार ने। उसने ये कहा है कि कोई भी अगर बच्चों के साथ गलत करता है तो उसमें उनके कुछ एक्ट्स हैं, उसके हिसाब से वो सज़ा का पात्र है। फिर मैंने आपको बताया कि रिहैबिलिटेशन और सपोर्ट ग्रुप क्या होता है, जिसमें हमें बच्चों को इमोशनल और फिजिकल तरीके से बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना पड़ता है, सपोर्ट करना चाहिए। और फिर उसके बाद मैंने आपको ओवरऑल समरी बताई। तो दोस्तों मेरे हिसाब से वो कहते हैं ना कि जानकारी जो है ना, वो सही जानकारी चीज़ की हमें अगर हो तो हम उसे अपने बच्चों तक स्प्रेड कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो बच्चों को भी दिखाना चाहिए, मेरे हिसाब से तो बच्चों को भी दिखाना चाहिए, बच्चों तक फॉरवर्ड करना चाहिए, ताकि उनको पता लग जाए कि साइबर बुलिंग क्या होती है, ऑनलाइन चाइल्ड सेफ्टी क्या होती है, या बच्चों के साथ क्या क्या गलत हो सकता है ऑनलाइन तरीके से। तो ये एक छोटा सा अटेम्प्ट था दोस्तों। अगर आपको लगे कि एक अच्छा अटेम्प्ट है तो आप मुझे मेरे कमेंट्स में भी बता सकते हैं कि और मैं किस पे काम कर सकता हूँ। और मैं कोशिश करता रहूँगा दोस्तों कि इस तरह के छोटे छोटे टॉपिक्स मैं आपके साथ लेके आऊँ और आपके साथ डिस्कस करूँ, ताकि हम उसमें एजुकेशनल लेवल पे सोसाइटी के लेवल पे कुछ अच्छा कर सकें। तो मेरे चैनल को बड़ा बनाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो फॉरवर्ड करिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आपका अपना नितेश गुप्ता। धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।